पिछले एक महीने के अंदर शिक्षा को लेकर बड़ी अच्छी खबरें आई हैं। दिल्ली में पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक जबरदस्त क्रांति आई है और अब उसके नतीजे आने चालू हुए हैं। पिछले 2 साल से रात दिन 24 घंटे इस सरकार ने मेहनत की, दिल्ली सरकार ने मेहनत की, दिल्ली के टी प्रिंसिपल्स ने मेहनत की, वाइस प्रिंसिपल्स ने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की, मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में। और जैसा मैं अक्सर बोलता हूं कि वो बिल्कुल पागल शिक्षा मंत्री है जो रात दिन स्कूलों के दौरे करता रहता है। और अब जो नतीजे आए हैं वो बहुत उत्साहवर्धक हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज्यादा अच्छे आए हैं। प्राइवेट स्कूल भी अपने हैं, सरकारी स्कूल भी अपने हैं, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी अपने हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अपने हैं। हमारी हमेशा भगवान से प्रार्थना है कि सभी बच्चे अच्छा करें, सभी बच्चे उत्तीर्ण हो, सभी बच्चे अच्छा करें अपने शिक्षा में। लेकिन अभी तक पूरे देश में माहौल यह था कि सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था कि सरकारी स्कूलों के अंदर कोई अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता था। इसीलिए सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर आना सबके लिए न केवल आश्चर्य की बात है, बहुत खुशी की बात है। पूरे देश के अंदर इसके ऊपर चर्चा हो रही है, पूरे देश के अंदर सब लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से, उससे भी ज्यादा, सन 90-92 से इस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन का एक दौर चला। हम लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, अच्छी चीज है। जैसे हम लोग टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, पहले जमाने में तो एक फोन लेने के अंदर भी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, लेकिन जब से प्राइवेट सेक्टर आया, कंपटीशन हुआ, तो तरह तरह के मॉडल आने लगे। तो प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन आता है, अच्छी चीज है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सरकार का काम है। मैं समझता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो सरकार का काम है। हमारा प्राइवेट स्कूलों का विरोध नहीं है, लेकिन अगर ये माहौल बना दिया जाए देश के अंदर कि अगर आपके पास पैसा है तभी आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अगर पैसा नहीं है तो अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, ये तो ठीक नहीं है। इसमें गरीबों के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, गरीबों के बच्चे गरीब रह जाएंगे, अमीरों के बच्चे अमीर हो जाएंगे। पिछले 20-25 साल से इस देश के अंदर जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब किया गया। मुझे याद है मेरे टाइम में बहुत सारे ऐसे, मैं अपने दोस्तों को जानता हूं, या मेरे पिताजी के टाइम के, उन दिनों में सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हुआ करते थे। सरकारी स्कूलों के बच्चे निकला करते थे, आईएएस बनते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे और बड़े होकर बहुत तरक्की किया करते थे। सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हुआ करते थे एक जमाने में इस देश के अंदर। धीरे धीरे करके सरकारी स्कूलों को जानबूझ के बर्बाद कर दिया गया, ताकि आम आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को निकाल के प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कराए। और प्राइवेट स्कूलों को धंधा बना दिया गया। सारे नहीं, कई प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, लेकिन कई प्राइवेट स्कूलों को धंधा बना दिया है। प्राइवेट स्कूल शिक्षा को बेचने की दुकानें बन गई हैं कई सारी। और ये प्राइवेट स्कूल, कई सारे प्राइवेट स्कूल हम जानते हैं दिल्ली के अंदर भी, कौन सा स्कूल किस नेता का है, कौन सा स्कूल किस बिजनेसमैन का है। बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व हैं। इस लॉबी को तोड़ना था और ये आसान नहीं था। ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं, इनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स के स्कूल चलते हैं। तो सारी दिल्ली जानती है कौन सा स्कूल किस नेता का है, इस कांग्रेसी का, उस बीजेपी वाले का है। इसे तोड़ना आसान नहीं था। 2 साल में इसको तोड़ा और सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाया। और आज अपने सामने वो नतीजे हैं कि सरकारी स्कूलों के, अभी मैं बच्चों से मिला था, 372 बच्चों ने जेई, जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, वो पास किया सरकारी स्कूलों के अपने बच्चों ने। बहुत मुश्किल एग्जाम होता है। मैंने जब इंजीनियरिंग करी थी, मैंने भी वो एग्जाम दिया था, IIT जेई का।
बहुत मुश्किल एग्जाम होता है। 372 बच्चों ने, अपने सरकारी स्कूल के बच्चों ने पास किया वो एग्जाम। जब मैं उन बच्चों से मिला तो बहुत अच्छा लगा। सरकारी स्कूलों के बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास देख के बहुत अच्छा लगा। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे, अब सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर वो आत्मविश्वास आ रहा है। तो जो एक पूरे देश के अंदर हवा बह रही थी शिक्षा को प्राइवेटाइज करने की, सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की, प्राइवेट स्कूलों को की तरफ बढ़ने की, दिल्ली सरकार ने इस हवा को उल्टा किया है। ये ज्यादा बड़ी बात है। अब अगर दिल्ली के नतीजे इतने अच्छे आए, 88 या 89% नतीजे दिल्ली के 12वीं के, तो पूरे देश के अंदर अब चर्चा होने लगी है कि अगर दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो बाकी जगह क्यों नहीं हो सकता। सब जगह ये चर्चा होने लगी है। तो पूरे देश के अंदर अब ये डिमांड उठेगी कि सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा को अच्छा किया जाए। दूसरी बड़ी चीज है, शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी होती है। अगर किसी देश के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, भाषण देते रहिए राष्ट्र निर्माण का। राष्ट्र निर्माण अनपढ़ लोग नहीं कर सकते, हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। अगर आप शिक्षा देंगे, सब लोगों को शिक्षा देंगे, शिक्षित लोग होंगे, तो शिक्षित लोग होंगे, समृद्ध राष्ट्र होगा, समर्थ राष्ट्र होगा। शिक्षा के जरिए आप अपनी संस्कृति को बच्चों को बताते हैं। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं, जापान है, जापान के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, सरकार सारे बच्चों को शिक्षा देती है। यहां तक कि भारत के अंदर भी जो जापानी काम करते हैं, जापान से आके जो भारत के अंदर जापानी काम कर रहे हैं, उन जापानियों को भी के लिए भी भारत के अंदर जापानी सरकार ने यहाँ पे उनके स्कूल खोल रखे हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी विदेशी स्कूलों में पढ़ें, क्योंकि उनको ये लगता है कि शिक्षा के जरिए आप अपनी संस्कृति सिखाते हैं बच्चों को। बहुत जरूरी है, अपनी संस्कृति सिखाने के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के जरिए आप एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। आप बच्चे को अपना पेट पालने के लिए तैयार करते हैं कि बड़ा होएगा अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। शिक्षा के जरिए आप उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं और आप उसे देशभक्त बनाते हैं। तो अगले चरण में मेरी मनीष सिसोदिया जी से निवेदन है कि एक तरफ जहां हमें स्कूलों के अंदर सुविधाएं, टीचर्स ट्रेनिंग, ये सब तो चल रहा है, ये और इसको इंटेंसिफाई करना है, लेकिन साथ साथ हम लोगों को उनके क्या पढ़ाया जाता है इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आज हमारी पूरी शिक्षा की प्रणाली ऐसी हो गई कि हम बच्चों को रटने के लिए मजबूर करते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम पढ़ाते क्या है बच्चों को। गांधी जी कहा करते थे कि मोटे मोटे तौर पे 3-4 चीजें शिक्षा के जरिए हम करना चाहते हैं। एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, उसको अपनी रोजी रोटी के लिए तैयार करना चाहते हैं, देशभक्त बनाना चाहते हैं, और उसको हम अच्छा इंसान, बड़ा होकर अच्छा इंसान बन सके, इन चीजों के लिए। पर क्या आज हमारी शिक्षा इनके लिए उसको तैयार कर रही है? नहीं कर रही। तो अगले चरण पे अपने को इसके ऊपर भी ध्यान देना है कि अपने को ये चारों चीजें, बड़ा बच्चा बड़ा होके ये कर सके। मेरे पास अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने 12वीं क्लास। एक और चीज है, जब मेरे को याद है जब हमारी सरकार बनी थी तो एक सपना था हम सब लोगों का, कई सारे सपने लेके आए हैं, और एक ये सपना भी था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन ये क्लियर नहीं था ये होगा कैसे। इतना मुश्किल काम था, इतना मुश्किल काम था। सरकारी स्कूलों में यहां आने के पहले, अन्ना आंदोलन के पहले, हम सब लोग जानते हैं, हम लोग परिवर्तन नाम की संस्था से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करते थे, सरकारी स्कूलों में जाते थे। इतना बुरा हाल होता था सरकारी स्कूलों का, मैं क्या बताऊं। तो एक अंदर मन में एक नर्वसनेस थी कि हो पाएगा क्या, कर पाएंगे क्या। लेकिन 2 साल के अंदर सब लोगों ने मिलकर खूब मेहनत की और आज ये पॉसिबल हो पाया। वही टीचर्स हैं, वही प्रिंसिपल्स हैं, वही बच्चे हैं, सब कुछ वही है। क्या बदला? राजनीतिक इच्छा शक्ति। एक अच्छी सरकार आई, एक ईमानदार सरकार आई जिसके अंदर जुनून था शिक्षा को बदलने का, और वो बदला।
तो अगर राजनीति अच्छी हो जाए, मैं बार बार ये कहता हूं कि इस देश की अधिकतर समस्याओं की जड़ में गंदी राजनीति है। अगर हमारे देश की राजनीति अच्छी हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, और ये शिक्षा के क्षेत्र में करके दिखाया। दूसरा, अगर आप चुनावी भाषण उठाएं, जब हमने चुनाव लड़ा दिल्ली का और उसके पहले हम जगह जगह जाके भाषण देते थे, हम एक चीज बोलते थे कि एक ऐसा मॉडल हम क्रिएट करना चाहते हैं शिक्षा का कि 12वीं क्लास तक शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। अमीर का बच्चा हो तो वो प्राइवेट स्कूलों में, गरीब का बच्चा हो तो सरकारी स्कूल में आता है। लेकिन अब तो मुझे पूरा यकीन है थोड़े दिन में अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे। 12वीं क्लास तक शिक्षा फ्री होनी चाहिए, और 12वीं के बाद जब कॉलेज में जाए बच्चा तो हम उसको 10 लाख रुपए तक का लोन दिलवाएंगे। लोन की गारंटी सरकार लेगी, और बच्चे की जब नौकरी लगेगी तो वो उस लोन को वापस कर सके। मुझे बहुत खुशी है कि हम धीरे धीरे उस सपने को अब पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। 12वीं क्लास तक की अब जो शिक्षा है सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी होती जा रही है। वो शिक्षा फ्री है, किसी बच्चे का कोई पैसा नहीं लगता, और 10 लाख रुपए तक का लोन। अब थोड़ा सा अमेंड कर रहे हैं, पिछली साल ये स्कीम हमने पास की थी, लेकिन हमने पिछली बार ये किया था कि दिल्ली का कोई भी बच्चा दिल्ली के किसी भी कॉलेज में पढ़े तो उसको, लेकिन अब ये कर रहे हैं दिल्ली का कोई भी बच्चा जिसने 12वीं क्लास दिल्ली से की है, वो पूरी दुनिया के किसी भी कॉलेज में जाके पढ़े, उसको 10 लाख रुपए तक का लोन दिल्ली सरकार की तरफ से दिलवाया जाए। 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे और दिल्ली सरकार उसकी गारंटी लेगी। तो ये एक तरह से पूरी की पूरी शिक्षा उस बच्चे के, अगर किसी के माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो पैसे की कमी की वजह से अब कोई हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि 2 साल के अंदर और बहुत सारे काम किए, लेकिन ये एक सिंगल अचीवमेंट ऐसा है जो राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी चीज है, जितने बच्चे 12वीं क्लास पास आउट किए हैं, कई बच्चे आ रहे हैं आजकल मेरे पास और कहते हैं जी कॉलेज में एडमिशन लेना है और कॉलेज में सीट्स बड़ी कम है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में सबका स्वागत है, सबकी है दिल्ली, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से जो जो कॉलेज चल रहे हैं उनमें कम से कम दिल्ली के बच्चों का थोड़ा सा रिजर्वेशन होना चाहिए। दिल्ली के बच्चों को वहां पे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो मैं मनीष सिसोदिया जी से, आज सुन रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है मनीष भी अपनी विधानसभा में सबके साथ बैठे होंगे, मनीष जी से निवेदन करूंगा कि इस बात को एक्सप्लोर करें कि शायद आईपी यूनिवर्सिटी और डीटीयू वगैरह में तो रिजर्वेशन है दिल्ली के बच्चों का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे शायद 28 कॉलेजेस हैं जिसमें दिल्ली सरकार एड देती है, क्या उसमें भी हम 80 या 85% बच्चे दिल्ली के ही हों, ऐसा प्रावधान कर सकते हैं? इस बारे में अगले आने वाले हफ्ते में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा, अभी गेस्ट टीचर्स की भर्तियां निकलने वाली हैं, निकली हुई हैं, एप्लीकेशंस जारी है, लगभग 9000 गेस्ट टीचर्स को लिया जा रहा है। गेस्ट टीचर्स के लिए बता दूं, आपको पक्का करने का भी काम साथ साथ चालू है, तो वो गेस्ट टीचर्स ये ना सोचे कि वो अलग इशू है, आपको मैं अलग से बता, लेकिन 9000 एडिशनल गेस्ट टीचर्स की भर्ती, उसमें भी मेरी मनीष जी से निवेदन है कि क्या हम 80-85% गेस्ट टीचर्स दिल्ली से ले सकते हैं ताकि अपने दिल्ली के लोगों को रोजगार के साधन मिल सकें। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि मैं अभी कुछ हॉस्पिटल्स में गया सडन इंस्पेक्शन, औचक निरीक्षण करने के लिए। एक हॉस्पिटल में व्यवस्था ठीक थी, एक हॉस्पिटल में ज्यादा खराब थी, लेकिन जो ज्यादा मुझे तकलीफ हुई वो इस बात की हुई कि हम इतनी अच्छी अच्छी स्कीम बना रहे हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है, हमने स्कीम बनाई कि अब अगर दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में किसी का अगर टेस्ट, आप जाते हो, आप डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर कहता है जी एमआरआई कराना पड़ेगा। अगर डॉक्टर उसी टाइम अस्पताल में एमआरआई नहीं कराता तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एमआरआई करा सकते हैं। डॉक्टर एक फॉर्म भर के देगा और आपकी सारी पेमेंट दिल्ली सरकार करेगी। ये हमने स्कीम बनाई। हमने ये भी स्कीम बनाई कि अगर डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा और 30 दिन में आपका ऑपरेशन नहीं होता तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा लीजिए, डॉक्टर एक फॉर्म भर के देगा
और आपका पेमेंट सारा दिल्ली सरकार करेगी। ये भी स्कीम बनाई। लेकिन मैं हॉस्पिटल में गया इंस्पेक्शन करने के लिए, वहां किसी को नहीं पता स्कीम का, ना पेशेंट्स को पता ना डॉक्टर्स को पता। वो स्कीम इंप्लीमेंट हो ही नहीं रही। तो मुझे लगा इतनी बड़ी स्कीम, उसका कोशिश तो की हमने प्रचार करने की, लेकिन जनता तक नहीं पहुंची। वो इंप्लीमेंट, उसका फायदा मिल ही नहीं रहा जनता को। इस काम को सरकार भी करेगी। अब हम बना रहे हैं, सारे अस्पतालों में बोर्ड लगवा रहे हैं इसका, ताकि प्रचार हो सके। सारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स को बोल रहे हैं भाई अपने डॉक्टरों को तो बताओ। लेकिन साथ साथ इसमें आपको भी लगना पड़ेगा। आपको भी अपने अपने जितने वॉलंटियर्स आज सुन रहे हैं, अपने अपने बूथ पे, अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे, घर घर जाके लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। और ये बड़े पुण्य का काम है। आपने अगर किसी बीमार आदमी का, गरीब बीमार आदमी का किसी अस्पताल में लेके इलाज करा दिया, बहुत पुण्य का काम है। अगर आपने किसी गरीब के बच्चे का एडमिशन करा दिया, बहुत पुण्य का काम है। किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दिया, बहुत पुण्य का काम है। तो ये जितने काम दिल्ली सरकार कर रही है, ये सारे पुण्य के काम हैं। आप सब लोग लग जाओ, और ये राजनीति से ऊपर उठ के लग जाओ, सारे लोग लग जाओ। ये जितने काम है सारे बहुत अच्छे काम है, पुण्य के काम है। मरने के बाद सारे स्वर्ग जाओगे, गारंटी है इस बात की। और एक है कि अब अपने को जब शिक्षा पे इतना ध्यान दे रहे हैं, मेरी एक और, हम सब मिलके एक अब प्लान बनाएंगे कि दिल्ली को, जैसे सुनते थे ना कि केरला 100% लिटरेट हो गया, केरला, दिल्ली को 100% लिटरेट करना है। वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी, सारी दिल्ली लगेगी, सारे दिल्ली के लोग लगेंगे, सबको वॉलंटियर करना पड़ेगा। लेकिन हम सारे मिलकर दिल्ली को 100% शिक्षित करेंगे। जितने अपने लोग हैं शिक्षित हैं, गरीब लोग हैं, उन सब लोगों को मिलके शिक्षित करेंगे। इसका पूरा प्लान बनाएंगे। और अंत में 2 शब्द मैं किसानों के लिए कहना चाहता हूं। बड़ा दुख है कि पूरे देश के किसान इस टाइम बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो तो बिल्कुल जायज हैं। उनका खाद के, बीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, उनको अपनी फसलों के पूरे दाम नहीं मिल रहे। जो भी सरकार आती है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, सबने प्रॉमिस किया स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है? स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है भाई का खर्चा आता है उसमें 50% मुनाफा सरकार, किसान को मिलना चाहिए। अगर आपने किसान को उसकी फसलों के पूरे दाम दे दिए, किसान भीख नहीं मांग रहा। जो ये कह रहे हैं ना कि लोन माफ करेंगे, लोन एक बार माफ कर दो, लेकिन अगर आपने उसके फसलों के पूरे दाम नहीं दिए तो कल फिर लोन चढ़ जाएगा। तो इसके 2 स्टेप्स लेने की जरूरत है। उनके लोन, आज जो लोन चढ़े हुए हैं उनको माफ कर दो, और किसानों के स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से उनके दाम दे दो। और केंद्र सरकार कर सकती है ये। केंद्र सरकार के पास बहुत पैसा है। इतने लोन इनके अमीर लोगों के माफ करे हैं। बताते हैं, एक बहुत अमीर आदमी है, उसका 35,000 करोड़ रुपए का लोन माफ। 35,000 करोड़ रुपए का एक आदमी का लोन अगर माफ कर दिया, इतने में तो एक राज्य के, पूरे राज्य के, उत्तर प्रदेश के बताते हैं 36,000 करोड़ का तो टोटली लोन है। एक आदमी का आपने 35,000 करोड़ का माफ कर दिया, इतने में तो उत्तर प्रदेश के सारे किसानों के लोन माफ हो जाते हैं। तो केंद्र सरकार चाहे तो कर तो सकती है। तो मेरी सभी सरकारों से निवेदन है कि थोड़ा सा किसानों का जो वो मांग कर रहे हैं, बिल्कुल सही जायज मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों पे गौर किया जाए और उसको माना जाए। गोपाल राय जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। नमस्कार साथियों, आज पहली बार हम लोगों ने जो संगठन निर्माण की नई संरचना शुरू हुई है उसके तहत आज बैठे हैं। अभी अरविंद जी को आपने सुना है। आम आदमी पार्टी देश को बदलने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर के बनाई। उसका अब एक नया चरण पूरे देश में शुरू हो रहा है, जिसके केंद्र में संगठन है। लेकिन अभी अरविंद जी ने कहा शिक्षित राष्ट्र, सबल राष्ट्र से है। एक है सरकार और दूसरा है समाज। पार्टियां बनती हैं और आम आदमी पार्टी बनी है। लेकिन आम आदमी पार्टी केवल चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है। आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ना और जीतना भी जरूरी है। लेकिन इन चुनावों के बीच में
हम लोगों को सरकार से काम होने की अपेक्षा रखने के साथ साथ समाज को कुछ देने के लिए भी सोचना है। आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर केवल कांग्रेस के पदाधिकारी की तरह नहीं होगा, भाजपा के पदाधिकारी की तरह नहीं होगा। हम सब लोगों को आज जो लोग बैठे हैं, मुझे उम्मीद है जो मेरे पास अभी खबरें आ रही हैं कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो पदाधिकारी हैं अभी उन्हीं के परिवार के लोग आज के इस कार्यकर्ता परिवार मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगले महीने का जब हमारा कार्यक्रम हो मिलन समारोह का, उसमें हमारे मंडल के कार्यकर्ता भी परिवार भी शामिल हों, जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं बूथ के कार्यकर्ता उनको भी इनवाइट किया जाए, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं जो पहले समय देते रहे हैं लेकिन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वो उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो भी कम से कम महीने में एक दिन रविवार को इस पारिवारिक मिलन समारोह में आमंत्रित जरूर किए जाएं, जिससे कि हम सब मिलकर के इसमें सहभागी बन सकें। अरविंद जी, हर महीने जब हम संडे को मिलन करेंगे उसमें आपसे बातचीत भी करेंगे एक मुद्दे पर, तो वो भी हमारे कार्यकर्ता इसमें हिस्सेदार बन सके। और साथ साथ ये बात सोचिए कि जो भी आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके यहाँ विधानसभा में जो समस्याएं हैं वो अपने विधायक से सरकार तक जरूर लाएं, लेकिन इस बात को भी सोचें कि सरकार के साथ साथ आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर समाज के लिए क्या दे सकता है। हम देने वाले लोग हैं। अपने जिंदगी को जीने के साथ साथ कोई भी एक काम चुनिए। जैसा अभी अरविंद जी ने कहा कि 100% शिक्षित दिल्ली बनाना है। आप चुन सकते हैं कि क्या आप एक बच्चे को शिक्षा के लिए ले सकते हैं, संडे को एक दिन 1 घंटा 2 घंटा समय दे सकते हैं। उसके साथ साथ हमने अरविंद जी से और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस दिल्ली की जिस तरह से प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है पूरे दिल्ली में, दिल्ली की हर सांस और हर जिंदगी खतरे में पड़ रही है। क्या दिल्ली वालों की जिंदगी बचाने के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं? महीने में एक संडे को तो हम लोग इस समारोह में शामिल होंगे, बातचीत होगी, लेकिन 3 रविवार और बचते हैं। क्या हम हर संडे को 1-2 घंटा समय निकाल करके इस दिल्ली की जिंदगी को बचाने के लिए, दिल्ली के बच्चों की जिंदगी को पढ़ाई से में सहयोग करके बेहतर बनाने के लिए हम कुछ दे सकते हैं? हमें लगता है कि अगर हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता देने वाला बने, अपने जिंदगी में से थोड़ा सा हिस्सा काट करके किसी दूसरे की मदद करे, तो हम एक ऐसी पार्टी बन सकते हैं जो केवल वोट नहीं मांगती है। हम सरकार भी बना सकते हैं और समाज को सहयोग करके एक नए राष्ट्र को निर्मित कर सकते हैं। और नया राष्ट्र बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग अपना सोचना शुरू करेंगे। अभी मंडल लेवल पे हमारे संगठन का काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन नीचे हर बूथ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाने का काम काफी धीमा चल रहा है। अब मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि धीरे धीरे समय निकाल करके जितने पदाधिकारी हैं जाकर के बैठक करें, बातचीत करें, जिससे कि हम उस काम को और गहराई तक ले जा सके। और अगले चरण में फिर हम हर 25 घर पे जो हमने लक्ष्य लिया है एक प्रतिनिधि बनाने का, हमें उस तरफ भी धीरे धीरे बढ़ना है। दिल्ली के अंदर हम चाहते हैं कि एक ऐसा संगठन बने जो किसी भी तरह के हमले से, किसी भी तरह के षड्यंत्र का जवाब दे सके, और जो एक इस देश की उम्मीद है, जो एक चिराग जला है इस दिल्ली को बदलाव में, उसको हम बचा सकें, उसको रोशन कर सकें। जय हिंद।